चलिए रिकॉर्डिंग फिर शुरू। फिर क्लास में आ गए हम लोग। अब है सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13 13 है मेरा, है सवाल नंबर 13। चलिए क्या कहता है भाई सवाल नंबर 13 में, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व 8.5 गुणा 10⁻28 है। संख्या का घनत्व है, यानी चालकों में जो करंट के फार्मूले में संख्या का घनत्व लगता है उसकी बात हो रही है। याद दिला दें, करंट का फार्मूला होता है NEAVD। इसे कहते हैं अपवाह वेग का परिमाण, यानी ड्रिफ्ट स्पीड, और ये है संख्या का घनत्व है, यानी एकांक आयतन में करंट को चालक, मतलब करंट को चलाने वाले चालक इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये दे रखा है n का मान दिया, n का मान दिया, बताओ 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 8.5 गुना 10⁻28 और मात्रक भी दिया, देखो प्रति घन मीटर, है ना, प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर, ऐसे। ठीक, 3 मीटर लंबे तार में तार की लंबाई क्या बताई है, तार की लंबाई जिसे L कहते हैं, ये है 3 मीटर। ठीक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को अपवाह करने में कितना समय लगेगा। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बताया है, देखो ये क्षेत्रफल A ये बताया है 2 गुणा 10⁻⁻6, ये बताया है मीटर स्क्वायर में। ठीक, धारा का मान बताया है I, कितना होगा धारा का मान, ये बताई है 3 एम्पियर की धारा। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लगा लो, ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम, है ना, कुलाम। ऐसे C लिख देते हैं कुलाम की जगह C, है ना। समय मांगा है, यानी T मांगा है, कितने समय में इलेक्ट्रॉन अपवाह करेगा यानी चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, अपवाह चाल, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। अपवाह चाल निकाल लेता हूँ। अपवाह चाल यानी VD मुझे निकालनी पड़ेगी, ये होगी कुल धारा बटे NEA। इन सब के मान मुझे रखने पड़ेंगे। N का मान 8.5 गुणा 10⁻28 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है और क्षेत्रफल 2 गुणा 10⁻⁻6 है। ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ये चीज़। ठीक, ये क्या है, अपवाह चाल। अब चालक तार की लंबाई ऐसे मान लें, कुल लंबाई कितनी मान लें, L मान लें। ठीक, इलेक्ट्रॉन अपवाह चाल से चलते हुए, VD से चलते हुए इसे पार करेगा। ठीक, समय हो गया T, तो यानी VD जो होगी वो होगी L बटे T, यानी T जो होगा वो होगा L बटे VD। ऐसे, यानी अपवाह चाल का मान निकल गया, उसे क्या करें, L के मान से भाग कर दें। L कितना है, लंबाई लंबाई लंबाई, ये रही देखिए 3। ठीक, तो आ जाएगा समय, यानी समय निकाल देते हैं सीधा सीधा। समय समझ में आ गया, समय को निकालते हैं सीधा। इसे लिख देते हैं, यहाँ से अपवाह चाल को हटा देते हैं। ये है
L/T मान रख देते हैं 3 मीटर और T समय। चलिए समय आ गया, देखिए T, ये 3 तो कट ही गया, देखिए ये आ गया, ये समय है सारा का सारा। 8.5 गुना 10 की घात 28, देखिए 9 और 6 15, ये होगी 25, तो 3 बचेगी। देखिए यहाँ से इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया, काटा नहीं है, आप ये मत समझना किसी से कटा नहीं है ये, बस मैंने इसको इतना लिख दिया। ये देखिए 9 और 6 15, 25 हो गई, 3 हो गई, तो 3 यहाँ लिख दी मैंने। ठीक, अब आगे 1.6 गुना 2। ठीक, समय किस में आ रहा है? सेकंड में, ध्यान रहे इस तरह के समय सेकंड में आते हैं। ठीक, सेकंड, सेकंड होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है, सेकंड, सेकंड नहीं होता यार, कोई मात्रा लग गई हमसे ना। चलिए अब इसे हल कर लें। देखिए 8.5 2, ये हो गया 17, ये हो गया 16 और ये हो गया 10 की घात 2। क्या कर दिया मैंने? इसके दशमलव को इससे हटा लिया, ये बन गया। तो 16 गुना 17, 16 गुना 17 कैसे करेंगे? देखो 16 की गुना कितनी होती है बताओ? 256। ठीक, एक 16 और जोड़ दो, लो 17 हो जाएगा। देखो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7 और 2, 256 और 16 272 हो गए। 272 गुना 10 की घात 2, ये आ गया सेकंड। ठीक है, अब समय आ गया तुम्हारा जो भी है आंसर में, यह हो गया 2.72 गुना 10 की घात 4 सेकंड, ये आ गया। उत्तर मिलाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत आ गया है बहुत समय आ गया है। चलिए देखते हैं कोई गणितीय गणना गलत ना हो गई हो कहीं, क्योंकि मुझे ये उत्तर जो है ठीक से मेरे ध्यान नहीं है। नहीं, सब बिल्कुल सही आया है। 2.7 10 की घात 4 सेकंड, ये आ गया। देखो ऐसे। ठीक, अपवाह जो वेग होता है, बात को समझेंगे, अपवाह जो वेग होता है या अपवाह जो चाल होती है बहुत कम होती है। यानी जो वीडी होता है वो कितना होता है? वो कम ही होता है। किससे? मिलीमीटर पर सेकंड से। यानी जब करंट चल रहा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपवाह हो रहे होते हैं, अपवाह कर रहे होते हैं, तो मिलीमीटर पर सेकंड से होता है। लेकिन जब शुरू में स्विच खोलते हैं, करंट को शुरू में भेजते हैं, तो शुरू में ये चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ध्यान रहे, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई तारों में से बिजली भेजनी है, मतलब बिजली का स्विच ऑन करना है दिल्ली में और मुंबई जानी है बम्बई में, मतलब क्या नाम मुंबई कहूँ, बिजली जानी है बम्बई में, हज़ारों किलोमीटर दूर जानी है, तो वहाँ इस चाल से नहीं जाएगी, पता नहीं कितने सालों में पहुँचेगी। शुरू में इलेक्ट्रॉन के लिए लेटिस फ्री होता है, जालक फ्री होता है, वो एकदम से सब कुछ चलता है उसमें। तो शुरू में कितनी होती है? लगभग प्रकाश की चाल जब स्विच ऑन होता है। लेकिन जैसे ही शुरू में एकदम से बिजली चली जाती है, फिर कुछ समय में धारा स्थायी हो जाती है। जब धारा स्थायी हो जाती है तो अपवाह वेग यानी इलेक्ट्रॉन लगभग मिलीमीटर प्रति सेकंड से ही चल पाते हैं। पक्की बात हो गई। यानी जब शुरू में सर्किट ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो कितनी तेज़ी से चलेगा इलेक्ट्रॉन? लगभग प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल से लगभग का मतलब उससे थोड़ा कम चलेगा। ठीक, लेकिन कुछ ही समय के बाद, थोड़े से समय में करंट सेट हो जाती है, स्थायी हो जाती है, फिर किस चाल से चलेगा? मिलीमीटर प्रति सेकंड से। यानी लगभग प्रकाश की चाल से चाल घट के मिलीमीटर प्रति सेकंड तक आ जाती है। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन जो है चलता है एकदम शुरू में, बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है, लगभग प्रकाश की चाल से। यानी दिल्ली से बम्बई तक बिजली को पहुंचने में आप ये मान के चलिए सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर इससे चलेगा बाद में। ठीक, चलिए तो ये था 13 नंबर का सवाल। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 14 नंबर पर।
14, अतिरिक्त अभ्यास। 14 लिख दिया अतिरिक्त अभ्यास। सारे सवाल करने होते हैं यार, सारे सवाल किया करो, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। थोड़े बड़े होते हैं सवाल, बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता, भेदभाव नहीं करना सवाल के साथ। एनसीईआरटी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई समझौता नहीं, 100% डन, पूरा 100% करना है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऋणात्मक, पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व 9 × 10⁻⁹ कूलाम प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच विभवांतर 4,400 किलोवोल्ट, 4000 नहीं 400 किलो, 4 लाख जो भी है। वायुमंडल चालकता के कारण परिणामतः समूची पृथ्वी का केवल 1800 एम्पीयर की धारा है। वायुमंडल विद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया न हो तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बात क्या है, मान लीजिए हम पृथ्वी की बात करें। पृथ्वी गोलाकार है, लगभग ये मान लेते हैं कि भाई गोलाकार है। इसके पृष्ठ पर एक पृष्ठ घनत्व है जिसे हम कहते हैं सिग्मा। उसका मान दे रखा है एकांक क्षेत्रफल पे आवेश। वो बताया गया है 10⁻⁹ कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको आपको ले जाना पड़ेगा मीटर में, वर्ग मीटर में। तो कितना हो जाएगा, इसको हटा दूँ अगर मैं, तो 10⁻⁴ लगा लें अगर, -9 -2 कर लें, 1/100 कर लें, है ना। इस सेंटीमीटर के क्या बना लूँ, मीटर बना लूँ, 1/100 कर लूँ। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 100 कर लूँ तो ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के इतना होगा, देखो 10⁻⁴, है ना, प्रति सेंटीमीटर 1/100 मीटर। ये लो, बदलना में कोई गड़बड़ तो नहीं करी यार हमने, है ना। बताओ करी कि नहीं करी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो चलो तुम करो, चलो तुम करो, कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो ऊपर जाके प्लस, ठीक, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो कितना आ गया, चलो बताओ। ये आ गया 10⁻⁻5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा। ये बन गया पृष्ठ घनत्व, पक्का। चलिए, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर कुल आवेश क्या लिख देते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर, बड़ा मजे में पढ़ रहे हैं सर हम लोग, हाँ बात तो सही है। पृष्ठ पर कुल आवेश, पृष्ठ का कुल आवेश लिख देता हूँ यार, लोग क्यों मिटाना, का बना देता हूँ कुल आवेश, क्यों। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताओ। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोला है गोला, तो कितना लगा दूँ, 4πr। कितनी है त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है, दे रखी है क्या यार त्रिज्या पृथ्वी की सवाल में, हाँ दे रखी है 6.37 10⁻6। 6.37 गुना 10⁻6, ये वर्ग हो गया। देखो 4πr² पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एकांक क्षेत्रफल में इतना आवेश है, तो गुणा कर देते हैं, देखो लो 10⁻⁻5। बात तो सीधी है सर जी, समझ में आ गई है। चलिए, ये आ गया आवेश, किस में आया, ये आवेश कूलाम में आया, ठीक। 1800 एम्पीयर की धारा बहती है, कितने समय में ये आवेश चला जाएगा, ठीक। चलिए अब समय निकालते हैं, t ये होता है Q/I। तो चलिए कर देते हैं इस नंबर को 4π 6.37 का वर्ग, इस 6 का वर्ग कर देते हैं 10⁻12, 5 घटा देते हैं, ये वाला 5 घटा देता हूँ, ठीक है। ये धारा बनेगी किसमें, एम्पियर में, और
धारा एम्पियर में नहीं, समय है ये, सेकंड में बनेगा, सेकंड में, ये समय बन गया सेकंड में, और धारा है कितनी, 1800 एम्पियर। चलो बस इसे हल कर लो यार आप तुम, है ना, हल कर लो इसको। देखो 4 पाई 6.37 का वर्ग गुना 10 की घात 7 बटे 1800, ठीक, सेकंड, उत्तर हो गया जी। अब इस सेकंड को अगर सालों में बदलोगे, ईयर में बदलोगे, घंटों में बदलोगे, और तुम्हारी मर्जी है, फिर बदल लेना, ठीक। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये सब वो सब है ना, कर लेना अपना। चलिए देखते हैं उत्तर किस में दिया है। ये आ रहा है 283 सेकंड, ये जो उत्तर है ये आ रहा है 283 सेकंड। अब यहाँ पर जो है कूलम मीटर स्क्वायर दिया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्योंकि कूलम मीटर स्क्वायर से नहीं आएगा ये आंसर। अगर मैं इस 9 को 9 रखूँ यहाँ पे तो ये 3 बनेगा, 3 बनेगा तो आएगा उत्तर, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि ये डाटा छप गया है गलत, कूलम पर सेंटीमीटर ना, कूलम मीटर स्क्वायर है, हटा दो। एनसीईआरटी में हिंदी वाली में मिस हो रहा है ये, ना 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 ना, यही लगेगा, ये कूलम मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ए लो, पक्का याद आ गया मेरे, लो हटाओ, बदलना नहीं है इसको, चलो हो गया। अब इसको 9 रहने दो, ये लो, और इसको भी 9 रहने दो, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, अब आएगा ठीक, देखो कितना, अब सही उत्तर आएगा तुम्हारा, ठीक। 287 83 जो भी है, अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर। उत्तर जो है पीछे बता देता है 283 सेकंड, ओके, 283 सेकंड ये उत्तर है, देखो, ठीक, ओके। अब देखो इसे मिला देता हूँ, डायरेक्ट मिला देता हूँ मैं। देखिए ये इसका स्क्वायर कर दूँ 36, तो 6 की 2 जीरो यहाँ से काट दूँ 10, 36 ये हो गया 20, 20 चौ 80, 8 या 24, ओके डन, अब सही है। यानी ये मिसप्रिंट है हिंदी की एनसीईआरटी में, यहाँ सीएम लिखा है, सिग्मा ऐसे लिखा गया है, देखो 10 की पावर -9 CM स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये अपॉन है, अपॉन अपॉन प्रति मीटर स्क्वायर है ना, ध्यान रहे, इसको ठीक कर लेना आप अपनी किताब में। चलिए ये हो गया 14। अब चलते हैं 15 नंबर की तरफ, सवाल नंबर 15। लेड एसिड संचायक सेलों में, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके सामने मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट किसके लिए है, बोर्ड के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी है, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया बात, ठीक। 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। तो बैटरी जो बनाई जाती है वो कैसी बना लूँ, वो बना लेता हूँ, देखो ऐसे ऐसे। इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है कुल, वो कितना बनेगा जरा बताओ। कितने सेल हैं, 2 है 1 वोल्ट का, और 6 सेल हैं, ये बन जाएगा 6 गुना 2, ठीक, वोल्ट में बन जाएगा ये देखो। आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, कितना बन जाएगा, 6 हैं, 0.15 है, तो ये बन जाएगा R
0.015 गुना 6, ये बन जाएगा R। कितना हो जाएगा R? 0.09 ओम। और ये कितना बन जाएगा E? ये बन जाएगा 12 वोल्ट। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये बैटरी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक, जो कि इसके साथ श्रेणी संबंध है, में धारा की आपूर्ति के लिए किया गया। बैटरी से कितनी धारा ली गई, इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है? इस बैटरी से जो ये बैटरी बनी, कितनी धारा ली गई, कितना प्रतिरोध लगाया गया? 8.5 ओम। 8.5 ओम का प्रतिरोध निकाला गया, लगाया गया। चलिए देखते हैं, यहाँ प्रतिरोध लगा लेते हैं। बाहरी प्रतिरोध R, ये लगाया गया 8.5 ओम। बैटरी से धारा, जो यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ धारा बाहरी परिपथ में है, उसे I मान लिया गया। तो धारा का मान, बैटरी से कितनी धारा ली गई, कुल विभव 12 वोल्ट। कुल विभव कितना मिला? 12 वोल्ट। कुल विभवांतर कहते हैं इसको, विभवांतर कितना प्राप्त हुआ? 12 वोल्ट। और कुल प्रतिरोध 8.5 और 0.9। ठीक, जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में ऐसे। ठीक, धारा का मान आ गया। देखो कितनी धारा बन रही है, जरा बना के बताओ। 8.59 एम्पियर ये धारा है। ठीक, ये जो 0.9 है, ये तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी कम प्रतिरोध है। चलिए 15 का उत्तर फाइनल करते हैं, उत्तर मिला लेते हैं, गणितीय जांच हो जाएगी हमारी। 12 ये है, देखो, यानी लगभग 4/3 है। 1.33 के आसपास धारा होनी चाहिए। 1.4 एम्पियर है। 1.4 यानी 12, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट की 6 बैटरी हैं। ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध इतने ये भी ठीक है। श्रेणी में संबंध है, 8.5 है, ये भी ठीक है। ये हो गई 4/3 से कुछ थोड़ी ज़्यादा, 1.4 लगभग बनेगी अगर करेंगे तो। 1.4 एम्पियर धारा लगभग बनेगी। ये लगभग आंसर है इसका मतलब। ये ले। ठीक, अब इसके बाद टर्मिनल पर विभवांतर। देखिए टर्मिनल पर विभवांतर कहाँ होता है? बिल्कुल इन सेलों के बाहर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए बीच में, आंतरिक प्रतिरोध के अलावा। यहाँ आ जाइए ऐसे। ये होते हैं टर्मिनल ए और बी। टर्मिनल पर जो विभवांतर है वो इस आर के कारण देखा जा सकता है बाहरी परिपथ में। तो टर्मिनल पर विभवांतर कितना होता है? उसे कहते हैं वी ए बी, ऐसा कह सकते हैं। देखो बाहरी परिपथ में देखा जाता है 1.4 की धारा है और 8.5 का प्रतिरोध है। ये हो गया टर्मिनल पर विभवांतर। ठीक, अब इसे कर सकते हैं गुणा। 14 पंजे 70 और 14 अठे 112, 112 और 7 119। ये आ गया, देखिए 11.9 वोल्ट। ये उत्तर आ गया। इसकी भी जांच कर देंगे। ठीक, 11.9 वोल्ट। तो समझ में आ गया टर्मिनल कहाँ देखा जाता है। एक उत्तर ये हो गया। समझ में आ गया टर्मिनल कहाँ देखा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल श्रेणी में उसके प्रतिरोध को लगाकर उससे बाहर 2 बिंदु लेकर, ठीक, फिर बाहरी परिपथ में टर्मिनल पर विभवांतर देख लिया जाता है। ये बिल्कुल सरल तरीका है। ठीक, बाकी अगर ए से बी तक चले जाएं किरचॉफ के नियम के अनुसार तो भी बात यही है, आएगा यही। उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो परिपथ है, ध्यान रहे, सॉरी, ये जो प्रतिरोध है, ध्यान रहे, आंतरिक प्रतिरोध ये सेल के अंदर है। फिर कहता हूँ
कि ये टर्मिनल जो है ये और ये नहीं है, टर्मिनल इस आंतरिक प्रतिरोध से बाहर लेने पड़ते हैं, याद रहे। चलिए ये हो गया 15। अब लेते हैं 15 का बी, ये 15 का ए है ना, ये 15 का ए था, इसे हटा देते हैं, ठीक है। लेते हैं 15 का बी। चलिए आ गए पार्ट बी में पहुंच गए, ठीक है। एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट और विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर किसी सेल को लंबे समय तक उपयोग में लाते हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ठीक। तभी कहा लंबे समय तक, और प्रतिरोध ज़्यादा दे रखा है, देखो 380 ओम का दे रखा है। बात समझ में आ गई। अगर किसी सेल को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए, सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है? क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी? ये तो देखना पड़ेगा कि भाई मोटर में कितनी धारा की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतम धारा कितनी हो सकती है बता सकते हैं? 1.9 वोल्ट और कितना प्रतिरोध है? 380, ठीक। अब देखो यहाँ लगा लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, ये हो गया 1/200 एम्पियर, ठीक। तो इतनी कम धारा पे कोई मोटर चालू नहीं होगी। सामान्यतः हम देख रहे हैं कि इतनी कम धारा पे कोई कार की बैटरी की मोटर नहीं चलेगी। कार की बैटरी की मोटर कहाँ से चल जाएगी? बहुत कम धारा है ये। 15 का बी, असंभव, यानी मोटर नहीं चलेगी इतनी कम धारा पे। खैर चलिए, वो तो प्रैक्टिकल बात है और दिख भी रहा है कि इतनी कम धारा है, मोटर कहाँ से चल जाएगी। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर पे। क्लास का टाइम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दो समान लंबाई के तारों में एक एल्यूमिनियम का और दूसरा कॉपर का बना है। दो समान लंबाई के तार हैं, दोनों तारों की क्या है? समान लंबाई। ऐसे दोनों की लंबाई समान है, ठीक। ये तार है एल्यूमिनियम का, ये तार है कॉपर का। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है वो अलग अलग हैं। समझाइए कि ऊपर से जाने वाली बिजली केबलों में एल्यूमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है? दोनों तारों में से कौन सा हल्का है, यानी किसका द्रव्यमान कम है? प्रतिरोध समान है, यानी जो प्रतिरोध है इसका वो और जो प्रतिरोध है इसका वो बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो मान लेते हैं ए एल्यूमिनियम और इसका मान लेते हैं ए कॉपर। ऐसे इसकी जो प्रतिरोधकता है उसे मान लेते हैं रो एल्यूमिनियम
और इसकी प्रतिरोधकता को मान लेते हैं रो कॉपर। और दोनों के प्रतिरोध समान करके देखते हैं। कहा गया कि प्रतिरोध समान है, ठीक। चलिए करते हैं, प्रतिरोध समान कर देता हूँ। रो एल्यूमिनियम लंबाई और एरिया यानी क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का है एल्यूमिनियम, रो एल अपॉन ए, ये बन गया प्रतिरोध किसका, एल्यूमिनियम के तार का। इसी प्रकार रो कॉपर लंबाई समान है और एरिया ये कॉपर का बन गया ऐसे। तो लंबाई जो है काट देता हूँ, दोनों तरफ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ से ये जो एरिया हैं इनका अनुपात निकाल लेता हूँ। एरिया कॉपर, एरिया एल्यूमिनियम, ये बन गया रो कॉपर और रो एल्यूमिनियम। और इस समीकरण को पहली समीकरण मान लेता हूँ। क्षेत्रफलों का अनुपात आ चुका है। अब इनके द्रव्यमान के अनुपात निकालता हूँ। द्रव्यमान का अनुपात, संहति का अनुपात, भाई कौन भारी होगा तभी तो पता लगेगा। ऐसे, ठीक। तो यानी द्रव्यमान कॉपर का बटे द्रव्यमान एल्यूमिनियम का। सूत्र बताता है, द्रव्यमान होता है, तुम बताओ संगति क्या होती है, बताओ बताओ बताओ। द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा घनत्व, आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल हो गया कॉपर का और कॉपर की लंबाई होगी, लंबाई तो वही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्या हो गया, आयतन हो गया। घनत्व है डी कॉपर, ऐसे नीचे लिख दूंगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एल्यूमिनियम का, लंबाई वही, घनत्व एल्यूमिनियम का, ऐसे। लंबाई के पद को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, फिर आगे लिखूंगा। देखिए ए कॉपर बटे ए एल्यूमिनियम, ए कॉपर बटे ए एल्यूमिनियम, ठीक। इस पद को इस्तेमाल करूंगा, ठीक। क्या लिखूंगा इसकी जगह, रो कॉपर बटे रो एल्यूमिनियम, पक्का, ठीक। और इसके बाद गुणा करूंगा घनत्व कॉपर बटे घनत्व एल्यूमिनियम, ठीक। यहाँ पर कॉपर, रॉ कॉपर, देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, देखो 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 देखो। ए कॉपर सही बात है, ए एल्यूमिनियम, रो कॉपर रो एल्यूमिनियम सही लिखा है, क्योंकि रो प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल के, सही बात है। और यहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम का ये अनुपात जो है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उत्तर डाल देते हैं, देखते हैं किसका द्रव्यमान ज़्यादा आता है। रो एल्यूमिनियम है 2:63, यानी इसे अनुपात को निकाल रहे हैं, इसी अनुपात को निकाल रहे हैं, एम कॉपर एम एल्यूमिनियम, है ना। चलिए रॉ कॉपर कितना है, रॉ कॉपर है 1:72 और 10 की घात -8 भी है, दोनों में है, वो हटा दिया मैंने। 2:63 2.63 गुना घनत्व कॉपर का घनत्व है, अपेक्षित घनत्व 8.9 और घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व का अनुपात हो जाएगा। घनत्व अपेक्षित घनत्व को जल के, पानी के घनत्व से गुणा करते हैं तो बन जाता है घनत्व। तो इसका मतलब अपेक्षित घनत्व क्या हुआ फिर, कुल घनत्व, यानी किसी वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व है। और एल्यूमिनियम का है 2.7 ऐसे, ठीक। अब देखो ये क्या हो रहा है, कट कटा के कितना आ रहा है, देखो ये जो चीज़ है ये लगभग 3 हो जाएगा, ये लगभग 1.5 हो जाएगा,
ये लगभग 2 हो जाएगा। लो भाई आ गया। ठीक, यानी कॉपर का जो तार है वो लगभग 2 गुना भारी है एल्यूमिनियम के तार से। अगर उतनी ही लंबाई का और उसी प्रतिरोध के दोनों तार ले लिए जाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर के तार एल्यूमिनियम के तार से लगभग 2 गुना भारी होते हैं। अगर ऊंचाई पर तार खींचना हो तो तार अपनी ही लंबाई से खींचकर टूट जाएगा। किसका? कॉपर का। तांबे का तार भारी होता है इसलिए उसको ऊपर खंभों पर नहीं खींचते। ठीक, ये उसका फिजिकल रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। दूसरा कारण है कि महंगा होता है। एल्यूमिनियम का तार सस्ता होता है, वो महंगा होता है। लेकिन हमें यहाँ महंगे सस्ते के हिसाब से नहीं बताना, हमें बताना है किसका भारी होता है। तो कॉपर का वही तार लगभग 2 गुना भारी होगा एल्यूमिनियम के तार से, इसलिए अधिक ऊंचाई पर तार एल्यूमिनियम का ही खींचना पसंद किया जाएगा। अगर कॉपर का तार सस्ता होता है एल्यूमिनियम के तार से तब भी तार एल्यूमिनियम का ही खींचते। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर तार लटक जाता है। ये था सवाल नंबर 16। ओके, चलिए अगली क्लास में आते हैं। 40 मिनट का समय पूरा हो रहा है लगभग। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के अभी जस्ट मैं आया और गया। ओके।